हरियाणा के विधानसभा चुनाव तो हो गए, नतीजे भी आ गए और अब राजस्थान के उपचुनावों की हर तरफ चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। लोग अपने अपने तरीके से आंकलन निकालने में बिजी हैं और एक तरफ एक सियासी समीकरण भी बन रहा है जिसमें हरियाणा के रिजल्ट्स को देखकर राजस्थान में अगर चुनावी नतीजों पर फोकस किया जाए तो एक चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस और आप का गठबंधन वहां नहीं था, अगर होता तो कांग्रेस भी जीत के बहुत आसपास होती। लेकिन अब इससे सवाल राजस्थान की राजनीति पर भी उठ रहा है। यहां पर भी यही सवाल है कि बेनीवाल और राजकुमार रोत की पार्टी से अगर गठबंधन कांग्रेस का नहीं हुआ तो क्या उपचुनाव में वो अपना रिजल्ट मेंटेन कर पाएगी? क्या कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है? तमाम सारे सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस विश्लेषण को आखिर तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हरियाणा में अगर गठबंधन कांग्रेस का आप पार्टी के साथ होता तो शायद वो जीत के नजदीक होती, जीत भी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप पार्टी से या फिर निर्दलियों से अलग रह, निर्दलियों ने इनकी जीत में सेंध लगाई है। यहाँ अगर राजस्थान में भी बेनीवाल है, तीसरे मोर्चे के रूप में तेजी से उभर रहे राजकुमार रोत की पार्टी है, अगर उनसे गठबंधन नहीं रहता है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ भी सिचुएशंस कुछ और हो सकती हैं? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात है कि हरियाणा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस से लेकर एंथुजियाज्म तक सब कुछ चरम सीमा पर है। और जिस तरीके से हरियाणा में आरएसएस को मना लिया गया, आरएसएस ने पूरी जान झोंक के काम किया और तमाम सारे रिजल्ट को कन्वर्ट करके रख दिया, एग्जिट पोल को धत्ता बता के रख दिया। अगर उस तरह से उपचुनावों में काम करते हैं तो समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस का 7 में से 4 सीटों पर अभी लग रहा है कि रुझान है, कांग्रेस का मामला बन सकता है। उसमें से आप समझ लीजिए झुंझुनू है, टोंक है और भी 2 सीटें हैं। लेकिन सलूम्बर से लेकर, खिवसर से लेकर और 84 तक ये आसपास नहीं लगती कांग्रेस, और रामगढ़ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर जो सीटों पर कांग्रेस को लग रहा है कि वो कुछ कर सकती है, वहां पर भी बीजेपी ने ताकत दिखा दी और आरएसएस ने पूरी ताकत दिखा दी और वोट तोड़ने वाले कांग्रेस का वोट तोड़ गए, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता हरियाणा की हार के बाद हतोत्साहित है और इंडिया गठबंधन की पोल पूरी तरह से खुल गई है, जो गठबंधन बड़ी बड़ी बातें करता था वो राज्य चुनाव में साथ में भी नहीं आ रहा, तो वहां पोल खुल चुकी है। उसके बाद न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आने वाले महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल रह जाएगा, क्योंकि आपके साथ कोई गठबंधन टिकने को ही राजी नहीं हो रहा। और इसलिए यहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल और रोत की जिस तरह से बातें अभी तक सुनी गई, बयान अभी तक सुने गए, साफ साफ लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड पहले भी नहीं थे गठबंधन में और अब तो शायद बिल्कुल भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि जिस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होने की हम सोच रहे थे या हमारे पास प्रपोजल आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, और वो जो कॉन्फिडेंस है या वो जो बात है वो उनको उनसे दूर ले जाएगी। ऐसे में अब क्या करेगी कांग्रेस, ये बहुत सोचने वाली बात है। अब सचिन पायलट भी अगर हतोत्साहित हो गए, उनके कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हो गए, तो कांग्रेस के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा की जीत को बीजेपी अब किस तरीके से फास्ट ट्रैक तरीके से लेती है, और लेने के बाद में क्या वो राजस्थान में जो कोर्स करेक्शन करने हैं, मसलन मंत्रिमंडल फेरबदल करना है या फिर किरोड़ी लाल को सम्मान देना है, वो सारे काम जल्दी से जल्दी करती है या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि इस हरियाणा की जीत को वो कैसे राजस्थान के उपचुनावों की जीत में भी कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में तो हार गए, लेकिन जम्मू के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव थे, वहां से इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, तो आपको क्या लगता है कि पायलट इस जीत और हार के अंदर बैलेंस बनाकर? देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू के चुनाव को अगर हम ढंग से देखें तो वो बीजेपी के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। आप इस बात को समझिएगा कैसे। सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां महबूबा मुफ्ती की पार्टी ना के बराबर आई है और सेकंड पार्टी बीजेपी आ गई है। इससे पहले बीजेपी का कोई खास नामो निशान ही नहीं था कश्मीर में, तो हाँ जम्मू में था, तो सेकंड पार्टी ये आ गई है।
और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आपको ये समझना पड़ेगा अपोजिशन में आने के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब ना तो स्टेट है ना ही उसमें 370 है जी। वो एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। उस पे शासन के केंद्र का है। जहां केंद्र का शासन होता है वहां बहुत सारी पावर्स केंद्र के पास होती है। मसलन दिल्ली में पुलिस की पावर भी केंद्र के पास है। ऐसे में वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा जो केंद्र की बात सुनेगा। उससे सामंजस्य में लाकर ही उमर सरकार काम कर पाएगी। तो अब उमर सरकार को चलने के लिए केंद्र सरकार का साथ चाहिएगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है और अपोजिशन भी भाजपा का है, और इसलिए ये एक ऐसी सीढ़ी पे भाजपा पहुंच गई है कि अब उनको कश्मीर में लोगों का विश्वास जीतना है। और एकदम से आते ही आप रूल कर जाओगे कि कहीं पर भी नहीं होता। आज तक वहां भाजपा पुरजोर तरीके से थी ही नहीं, अब आई है और आने के बाद अपोजिशन में बैठी है, उधर केंद्र शासित प्रदेश है। तो लगता है कि इस बार अगर जनता को और ट्रस्ट में ले आए तो अगली बार वो रूल भी कर सकती है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो तीसरा मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं बेनीवाल से लेकर राजकुमार रोज जैसे नेता, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की जरूरत है ये गठबंधन अगर उन्हें राजस्थान में बढ़त बनानी हो या फिर राजस्थान में पैर और अपने पसारने हो? देखिए, बहुत साफ और सीधी सी बात है, कांग्रेस की जरूरत तो हरियाणा में भी थी कि उनसे कोई गठबंधन करे। उनसे हरियाणा जो पहले लग रहा था कि ये तो पक्का जीत जाएंगे, उस कंडीशन में कि पक्का जीत जाएंगे भी कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं हो रहा, जो आपके इंडिया गठबंधन में ऑलरेडी है। तो राजस्थान में तो कैसे होंगे जहां सरकार भी अभी भाजपा की है। इसलिए समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, रोत और बेनीवाल को मनाना काफी मुश्किल है, खासकर तब जब उमेदवार बेनीवाल जैसा कांड वो करके बैठे हों और रोत भी ये चीज जानते हो कि जो पीठ में छुरी घोंप सकता है गठबंधन के लोगों की, उनके साथ गठबंधन करके क्या फायदा। और ऐसे में अब राहें जो है वो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो गई है। जी, सही कहा आपने बिल्कुल कि कांग्रेस के लिए राहें काफी मुश्किल हो गई हैं। बीजेपी के पास एक जो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही थी, एक वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, और अगर वो अपनी रणनीतियों में बदलाव करे, अपने जातिगत समीकरणों को सही तरीके से बिठाए, अपनी सोशल इंजीनियरिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, तो इन उपचुनावों में भी चौंकाने वाले रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है आप बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसा लगा आपको वीडियो ये बताना ना भूलेगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.